नमस्कार। अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। अपने जो टॉपिक डिस्कस किया था उसी टॉपिक के अपन आगे बढ़ रहे हैं। संवैधानिक विकास की बारे में अपन पढ़ रहे थे। कल अपन ने देखा था जो पिछली क्लासेस हुई थी उसमें अपन ने कंपनी के अधिनियम जो भी थे उसके बारे में डिस्कस किया और महारानी के शासन जो चल रहा था उसमें अपन ने डिस्कस किया और 1892 का जो भी एक्ट था वहां तक अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन डिस्कस करते हैं 1909 के भारत परिषद अधिनियम या फिर कह सकते हैं मार्ले मिंटो सुधार। तो नेक्स्ट उसके बारे में अपन डिस्कस करना चाहते हैं, लेकिन उसको समझने के लिए थोड़ा सा अपन एक बैकग्राउंड के समझ जाते हैं कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी और कांग्रेस की स्थापना करने वाला व्यक्ति था A.O. हुम। हुम है वो कहीं के भारतीय के जनता के हित में सोचने वाला व्यक्ति था और उसने कांग्रेस की स्थापना की। और कांग्रेस एक ऐसा मंच था जहां भारतीय नेता, भारत के लोग अपने बातों को, अपने विचारों को या कोई बात ऐसी थी जो अंग्रेजी के अधिकारी तो कहने थी तो वो बात इसके माध्यम से कह सकते थे, पहुंचा सकते थे। इस तरह से बात हुई। उसी कांग्रेस के मार्फत पे एक व्यक्ति हैं वो जुड़ते हैं जिनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, ये बाल गंगाधर तिलक है वो उग्रवादी विचारों के थे। इनके विचार है वो बहुत ही तेज तर्रार के थे और इन्होंने जनता में जागृति लाने के हेतु बहुत अच्छा काम किया गया और इनके कामों की प्रशंसा हुई। इन्होंने दो पत्र है वो निकाले थे। एक पत्र था अपना मराठा और दूसरा था अपना केसरी। और मराठा जो पत्र था वो अंग्रेजी भाषा में था और केसरी जो था वो अपना था मराठी भाषा में। इन दोनों पत्रों से भारतीय जनता पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ा। भारतीय जनता अंग्रेजों की जो नीतियां थी उसको समझने में कहीं सफल हुई और इस पत्रों की वजह से जनता में एक वास्तविकता को समझने का इनको मौका मिला कि वास्तव में अंग्रेज हैं वो भारतीय जनता पर किस तरह का अत्याचार करने जा रहे हैं, भारतीय जनता को किस तरह से प्रताड़ित करने जा रहे हैं। तो जैसे इनको समझने का मौका मिला तो आगे से आगे समझते जाते हैं। लेकिन अंग्रेज भी हैं वो अपनी कहीं की चाल है वो चल रहे थे और चाल चलते चलते उन्होंने देखा कि क्यों ना बंगाल में है, या फिर कह सकते हैं कि उन्होंने बंगाल का विभाजन की प्लानिंग बनाई और बंगाल को विभाजित कर दिया, जिसको अपन बंग भंग विभाजन भी कह सकते हैं। बंग भंग विभाजन। और ये जो विभाजन किया गया था उन्होंने 1905 में किया। इस बंगाल के विभाजन से जनता है वो परेशान हो गई, सोचने को मजबूर हो गई कि ऐसा क्या कारण रहा हो जा जो बंगाल को विभाजित किया जा सकता है। अब जैसे विभाजित किया तो यहाँ पर मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है और मुस्लिम एक अपने आप को अलग तरह से मानना शुरू कर देता है। या ये कह सकते हैं कि अंग्रेजों की एक चाल थी और उन्होंने हिंदू और मुस्लिम का एक जो नया मुद्दा था वो कहीं न कहीं उन्होंने छेड़ दिया था। उसी के संदर्भ में अपन बात करते हैं तो 1907 में सूरत का विभाजन भी कर दिया इन्होंने। इन विभाजन करने के पीछे उनका मकसद था कि जनता में फूट डालेंगे, राज करेंगे, लेकिन जनता है वो कहीं न कहीं समझदार थी और समझना शुरू कर दी तो उन्होंने इन सबका क्या कर दिया, विरोध कर दिया। विरोध होता रहा तो 1909 के आसपास अपन देखते हैं तो यहां पर एक सचिव होते हैं मार्ले एंड मिंटो जो है कि वायसराय होते हैं। और ये दोनों मार्ले और मिंटो जो कि एक सचिव होता है और ये जो होते हैं वो वायसराय होते हैं। ये दोनों मार्ले और मिंटो है, इन दोनों की जोड़ी है वो क्या करती है तो यहाँ पर एक समिति बनती है अरुंडेल समिति, और अरुंडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर एक नया अधिनियम पारित कर देती है और वो पारित करती है 1909 में। और यही अधिनियम 1909 का भारत परिषद कहलाया। भारत परिषद अधिनियम कहलाया। और इन दोनों ने जो रिपोर्ट दी इसी की वजह से इसका नाम मार्ले मिंटो सुधार भी पड़ा। हालांकि सुधार जो भी देश में जो स्थितियां उत्पन्न हो रही थी उस स्थितियों को सुधारने के तर्ज पर एक रिपोर्ट थी, इसलिए इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। अच्छा, तो
ये जो सारी की सारी रिपोर्ट पेश की गई थी सर अरुंडेल समिति की रिपोर्ट, और सर अरुंडेल समिति की रिपोर्ट है वो फरवरी 1909 में है इनको प्राप्त हो गई थी। तो ये जो थी वो सर अरुंडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर फरवरी 1908 में उनको मिली, सॉरी, और उसके आधार पर ये जो है वो सारी की सारी चीज उन्होंने क्या कर दी, पेश कर दी गई। ठीक है, तो उसी के आधार पर ये सारी चीजें की। अब उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने सबसे बड़ा जो काम किया कि भारत में मुस्लिम वर्ग हैं उनको अलग कर दिया, तो मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की। मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचन, जिसको अपन कह सकते हैं सांप्रदायिकता, यानी एक तरह से सांप्रदायिकता का बीजारोपण कर दिया। मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचन की बात इन्होंने कहीं न कहीं कर दी गई, तो मुसलमानों के लिए पृथक या सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली शुरू कर दी गई। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली शुरू की। अब ये सारी प्रक्रिया जो करने वाले थे मार्ले और मिंटो ही थे, तो उसी की वजह से मिंटो को कहीं की सांप्रदायिकता के जनक के रूप में भी जाना जाता है। तो मिंटो को अपन कह सकते हैं सांप्रदायिकता का जनक। तो मिंटो है वो सांप्रदायिकता का जनक है। कई बार ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि सांप्रदायिकता का जनक कौन है, तो याद रखना है मिंटो है। ठीक है, मार्ले और मिंटो, तो मिंटो का नाम है वो अधिकतर आता रहता है। इसी के साथ साथ उन्होंने एक व्यवस्था शुरू कर दी, और वो की गई कि जो बजट पर बात की गई थी उस बजट पर आप विस्तृत प्रश्न पूछ सकते हो। क्या कर सकते हो, तो बजट पर प्रश्न तो पूछने के बाद पहले ही कर दी थी, लेकिन बजट पर विस्तृत प्रश्न, विस्तार से प्रश्न पूछ सकते हो। तो बजट पर विस्तार से प्रश्न पूछने की बात यहां पर शुरू हुई। बजट पर विस्तार से प्रश्न अपन कर सकते हैं, और सामान्य जो प्रश्न होते हैं, सामान्य जो बजट की सामान्य जो प्रश्न होते हैं वो भी अपन कर सकते हैं, यानी सदस्यों से सामान्य प्रश्न भी कर सकते थे। और ये जो प्रश्न करने का अधिकार था वो है कई की समितियों के लोगों को मिलने लग गए हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ ये कहा कि कोई अगर ऐसा विषय है जो सार्वजनिक हित से जुड़ा हुआ हो, समाज के हित से जुड़ा हुआ हो, अन्य लोगों के साथ के हित का, ऐसे विषय पर संसद में विधेयक के रूप में पेश किए जा सकते हैं। तो जो ऐसे विषय जो थे उनको भी विधेयक के रूप में पेश करने का जो प्रावधान है वो कहीं के पारित किया गया है। तो ये आप ये कह सकते हैं कि पहली बार सार्वजनिक हित के विषय पर हित के विषय पर किसी भी प्रश्न पर बहस करने का या फिर प्रस्ताव पास करने की बात की गई। ठीक है, तो सार्वजनिक हित पर प्रस्ताव पेश किया जा सकता है, यानी ऐसा मुद्दा जो समाज से जुड़ा हो, समाज के लोगों से जुड़ा हुआ हो, सार्वजनिक हित का हो, उसको पेश किया जा सकता है और उस पर प्रस्ताव है वो पेश किया जा सकता है। तो ऐसा ही प्रस्ताव पेश किया गया था एक भारतीय थे जिनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। उन्होंने उसको पेश किया गया था और वो किया गया था 25 फरवरी 1910 को। तो पहली बार प्रस्ताव पेश करने वाले व्यक्ति हैं गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने पहली बार प्रस्ताव पेश किया। ठीक है, और अगर डेट भी पूछी जाए तो हम डेट भी कह सकते हैं 25 फरवरी 1910 को किया गया था। तो कब किया गया था ये 25 फरवरी 1910 को ये प्रस्ताव पेश किया गया था। और ये इस तरह से कहीं न कहीं भारतीयों को है वो विधेयक के रूप में संसद में है वो परमिशन मिली थी। इसी के साथ साथ एक बात की कि विधान परिषद की बैठक वर्ष में 2 बार होगी। तो विधान परिषद की बैठक की बात की गई कि विधान परिषद की बैठक वर्ष में 2 बार होगी।
विधान परिषद की बैठक दो बार। अब दो बार कहां होगी? तो एक बार होगी अपनी कोलकाता, और दूसरी बार जो होगी वो होगी शिमला में। यानी ये प्रावधान किया गया कि विधान परिषद की जो बैठक है वो साल में दो बार होगी। एक बैठक है वो कोलकाता में होगी और दूसरी होगी शिमला में। शिमला इसलिए होगी कि शिमला है वो ठंडा प्रदेश था, तो जहां गर्मी का समय होगा तो अपन शिमला चले जाएंगे, बाकी जो सामान्य स्थिति होगी तो अपन कोलकाता में करेंगे। और कोलकाता में करने के पीछे एक रीजन जो था, क्योंकि पहले यानी कह सकते हैं 1911 से पूर्व भारत की राजधानी वो कोलकाता से मानी जाती है। 1911 से पूर्व भारत की राजधानी कोलकाता थी। 1911 में जब पश्चिम जब आते हैं तो उसके बाद राजधानी है वो दिल्ली की जाती है, और 1912 के बाद वो राजधानी दिल्ली मानी जाती है। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि 1912 के पश्चात सॉरी राजधानी भारत। एक सामान्य जानकारी जो सभी को पता होना चाहिए, अपने को रखनी भी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से है वो अपने 1909 के अधिनियम में इस तरह की व्यवस्था की कि 1909 में सबसे बड़ी बात ये कर दी कि मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन की बात कर दी, सांप्रदायिकता की बात कर दी, सांप्रदायिकता को उन्होंने फैलाने का काम किया। फिर उसके बाद अपन देखते हैं कि भारतीयों को भी कुछ बजट पर और अन्य विषय पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया। प्रश्न पूछ सकते हैं, विस्तृत रूप से प्रश्न पूछ सकते हैं, कुछ सामान्य प्रस्ताव है वो भी अपन पेश कर सकते हैं। तो पहला ही प्रस्ताव पेश करने वाले व्यक्ति थे गोपाल कृष्ण गोखले। उन्होंने है जो प्रस्ताव पेश कर दिया और इस तरह से बात को आगे बढ़ाया है उन्होंने। फिर उन्होंने कहा कि विधान परिषद की जो बैठक होगी वो साल में दो बार होगी, एक तो होगी शिमला में और एक होगी अपने कोलकाता में। कोलकाता में होने का कारण था कि वो राजधानी थी, शिमला है वो ठंडा प्रदेश था, तो ठंडे प्रदेश की होने से जो उन्होंने वो है वो निश्चित किया था। 1912 के बाद अपनी राजधानी है वो दिल्ली बनी, तो उसके बाद शायद संभवतः दिल्ली में भी होने लगी थी बैठकें। ठीक है, इस तरह से ये सारी स्थितियां बनती हैं। अब जब प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात पर मार्ले ने मिंटो को एक पत्र लिखा था, मार्ले ने मिंटो को पत्र लिखा, उसमें कहा गया कि हम नाग के दांत बो रहे हैं, इसका परिणाम है वो बहुत ही भयंकर होगा। तो ये परीक्षा में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको लिख लीजिए, नोट करना ठीक रहेगा। मार्ले ने मिंटो को पत्र लिखा, मार्ले ने मिंटो को पत्र लिखा। पत्र में क्या लिखा कि हम नाग के दांत बो रहे हैं। जिसका परिणाम विषकारी होगा। और वाकई देखा जाए तो उसका परिणाम है वो क्या रहा, विषकारी रहा। इस तरह से ये सारी बातें बनती हैं। तो इसी विषय पर यानी 1909 के भारत परिषद अधिनियम पर हमारे भारतीय नेता भी कुछ कमेंट करते हैं, जिसमें एक जाना माना नाम आता है के.एम. मुंशी का, जिसका पूरा नाम होता है कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, के.एम. मुंशी। अब के.एम. मुंशी जी ये कहते हैं 1909 के अधिनियम के बारे में कि इन्होंने उभरते हुए लोकतंत्र को मार दिया है। यानी अपना लोकतंत्र, भारत का जो लोकतंत्र है वो भी उभर भी नहीं रहा, इससे पहले ही इन्होंने ऐसी व्यवस्था कर दी, सांप्रदायिकता के बीज बो दिए, अपना लोकतंत्र वो यहीं पर खत्म कर दिया। तो के मुंशी ने कहा उभरते हुए लोकतंत्र को मार दिया। उभरते हुए लोकतंत्र को मार दिया। के मुंशी जी ने बोला था। एक ऐसे ही अपने भारतीय विचारक थे जिनका नाम था आर.सी. मजूमदार, और आर.सी. मजूमदार ने कहा ये चंद्रमा की चांदनी है। आर.सी. मजूमदार, और इन्होंने कहा कि 1909 का अधिनियम
चंद्रमा की चांदनी के बराबर है। चंद्रमा की चांदनी है, यानी केवल दिखाने वाला है, कोई ज्यादा विशेष फर्क नहीं। इस तरह से उसके बारे में इन्होंने बात की और 1909 का अधिनियम है वो बना गया। फिर अपन देखते हैं कि देश की राजनीति में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव चल रहे थे। उसी के बीच उन्होंने एक नया अधिनियम लाया था, वो लाया था 1919 में। अब 1919 के अधिनियम लाने से पूर्व देश में बहुत सारे उतार चढ़ाव हुए। जैसा अपन कह सकते हैं 1914 में महात्मा गांधी वो भारत में आते हैं। महात्मा गांधी कहीं के शुरुआती दौर में अंग्रेजों के बख्तर होते हैं। अंग्रेज भी खुश होकर उन्हें केसरी हिंद की उपाधि दे देते हैं। इधर तिलक महोदय जेल से छूट जाते हैं और वो एनी बेसेंट के साथ मिलकर होम रूल आंदोलन चला जाते हैं। तो देश में एक अलग तरह का माहौल चलता रहता है। 1917 के आसपास देखते हैं तो कहीं इनकी खिलाफत आंदोलन भी चल जाता था। तो इधर एक रॉलेट एक्ट है वो भी चल रहा था, उसका भी कहीं जगह विरोध हो रहा था। उसी संदर्भ में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता। इन सभी चीजों को देखते हुए, इन सभी चीजों के कहीं के समावेश को देखते हुए 1919 का भारत शासन अधिनियम जो आया वो कहीं न कहीं इन सभी चीजों के सुधारने के पक्ष में भी लाया गया था। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं 1919 का भारत शासन अधिनियम। और इस समय भारत सचिव जो थे वो मॉन्टेग्यू और वायसराय थे वो सैम्सफोर्ड थे। ठीक है, तो मॉन्टेग्यू ये थे अपने सचिव और सैम्सफोर्ड जो कि थे वायसराय। उसी के संदर्भ में मॉन्टेग्यू सैम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मॉन्टेग्यू सैम्सफोर्ड सुधार जो कि 1919 में लाया जाता है। अब ये 1919 में जो लाया जाता है इसकी जो घोषणा है वो एक आंशिक उत्तरदायी के संदर्भ में की जाती है। और आंशिक उत्तरदायी शब्द का पहली बार इसमें अपन देखते हैं तो पहली बार ही क्या हुआ, प्रयोग हुआ। यानी आंशिक उत्तरदायी की उन्होंने बात की थी, आंशिक उत्तरदायी की बात की। और ये शब्द है वो प्रथम बार उपयोग में आया है, प्रथम बार उपयोग में आया। ठीक है, आंशिक उत्तरदायी शब्द है प्रथम बार। और सबसे बड़ा इन्होंने जो व्यवस्था चेंज की वो की प्रांत का मतलब स्टेट, जो राज्य बने हुए जैसे राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उस समय जो भी राज्य थे उन प्रांतों में उन्होंने द्वैत शासन प्रणाली शुरू की। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात की थी उन्होंने वो यही की थी 1919 के अधिनियम से प्रांतों में द्वैत शासन को लागू किया। और ये द्वैत शासन है वो 1935 तक चला रहा और 1935 के बाद 1935 के अधिनियम से इसको बंद किया। तो परीक्षा में कई बार ये प्रश्न पूछा जाने वाला है कि प्रांतों में द्वैत शासन कब लागू हुआ, तो 1919 में, और कब समाप्त हुआ, तो 1935 में समाप्त हुआ था। इस तरह से सारी की सारी चीजें हैं वो यहाँ पर हो जाती हैं। फिर इसके साथ ही अपन देखते हैं तो इन्होंने एक उच्चायुक्त की स्थापना की बात की थी कि एक उच्चायुक्त होगा और वो होगा लंदन में। तो लंदन में उन्होंने उच्चायुक्त की बात की थी, लंदन में उच्चायुक्त। कहीं कहीं अपन देखते हैं जो यूपीएससी, आरपीएससी या फिर अलग अलग स्टेट के जो पीएससी बने हैं उस पीएससी की स्थापना भी यही इसी अधिनियम से जुड़ी हुई होती है। उन्होंने कहा कि एक ऐसा केंद्रीय आयोग होगा, ठीक है, केंद्रीय आयोग होगा जो परीक्षा प्रणाली या इस तरह की व्यवस्था करवाएगा। तो केंद्रीय आयोग की बात की इन्होंने, केंद्रीय आयोग होगा जो परीक्षा प्रणाली या इस तरह की स्थिति होगी वो बात की गई। ठीक है, और उसके साथ साथ में एक बात और कही गई थी कि जो बजट है, जो बजट पेश किया जाता है वो केंद्रीय बजट होता है, लेकिन इस बार से यानी 1919 के अधिनियम से बजट है वो अलग अलग होगा, केंद्रीय बजट अलग होगा और प्रांतीय बजट अलग होगा। तो केंद्रीय बजट और
प्रांतीय बजट को इन्होंने अलग अलग किया, केंद्रीय बजट और प्रांतीय बजट को क्या कर दिया, अलग अलग किया कि दोनों बजट है वो अलग अलग रूप में होंगे। ठीक है, तो उनको दोनों को अलग अलग कर दिया। इसी के साथ अपन देखते हैं तो जो महिला के मताधिकार की बात की, यानी महिलाओं के भी मत देने का अधिकार रहेगा, तो यहां महिला मताधिकार की बात भी की। महिला मताधिकार के संदर्भ में ध्यान रखने वाली बात है कि पहली बार निर्वाचन शब्द या निर्वाचन की प्रक्रिया कहां से शुरू मानी जाती है, तो 1892 के चार्टर एक्ट से मानी जाती है। सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन की बात करते हैं तो 1909 के अधिनियम से, और महिला मताधिकार की बात करते हैं तो 1919 के अधिनियम से अपन समझ सकते हैं। तो ये जो फैक्ट है वो अपने को याद रखना है, एग्जामिनर है परीक्षा के पॉइंट में कहीं सारी चीजें वो पूछी जाती हैं। इंपॉर्टेंट जो प्रश्न बनता है वो प्रांतों में द्वैध शासन को लेकर कई बार बनता है, तो कुछ चीजों को अपने को देखना है कि प्रांतों में द्वैध शासन है वो 1919 के अधिनियम से लागू किया गया था, जो 1935 तक चला, और 1935 में इसको क्या कर दिया था, बंद कर दिया गया था। अब 1919 के जो अधिनियम थे उसमें कांग्रेस ने एक बहुत अच्छा कमेंट किया गया, और कांग्रेस ने कहा कि इसका कोई मतलब नहीं है, ये केवल और केवल निराशाजनक और असंतोषप्रद है। क्या बोला कांग्रेस ने? कांग्रेस ने इसका कमेंटमेंट किया था, कांग्रेस ने 1919 के अधिनियम को निराशाजनक व असंतोषप्रद बताया, असंतोषप्रद बताया। और ये परीक्षा में कोट मिलान में कई बार क्वेश्चन दिया जाता है, तो अपने को अच्छे से ध्यान रखना है कि ये सारी चीजें क्या हैं। 1919 के अधिनियम को ही लोकमान्य तिलक ने कहा कि ये बिना सूरज का सवेरा है। क्या कहा? बिना सूरज का सवेरा है ये। तो बिना सूरज का सवेरा किसको कहा है? 1919 के अधिनियम ने। किसने कहा है? लोकमान्य तिलक ने। लोकमान्य तिलक लोकमान्य हुए, बहुत प्रचलित हुए, हालांकि उनका मूल नाम अपन कह सकते हैं बाल गंगाधर तिलक, दोनों एक ही व्यक्ति हैं, और ये बहुत ही प्रसिद्ध हुए, इसलिए उनको लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। इसी बीच में अपन देखते हैं तो देश में बहुत सारी परिस्थितियां हैं वो बदली, राजनीतिक उफान भी चल रहे थे, ठीक है, और उसके बाद इन सभी चीजों को शांत करने के लिए नया अधिनियम जो लाया था वो लाया था 1935 का अधिनियम, जिसको कह सकते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम। नेक्स्ट अपन डिस्कस की बात करते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम। ये जो अधिनियम था एक तरह से महारानी के शासन का अंतिम अधिनियम अपन मान सकते हैं, ये अंतिम अधिनियम की श्रेणी में था, और इस अधिनियम में थोड़ी सी एक विस्तृत धाराएं थी, या एक कह सकते हैं कि एक ऐसा दस्तावेज के रूप में पेश किया गया था जो एक संविधान का भाग अपन कहे तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं, यानी इसमें 14 तो भाग थे, 321 अनुसूची धाराएं थी, अनुसूचियां कह सकते, धाराएं कह सकते, और 10 है वो अनुसूचियां थी, या इसको ऐसा कह सकते हैं कि 14 धाराएं थी, 321 है वो अनुच्छेद थे, और 10 अनुसूचियां थी। इस अधिनियम में इस अधिनियम में 14 भाग, 321 धाराएं और 10 है वो अनुसूचियां थी। इस तरह से एक मिनी संविधान के रूप में अपन कह सकते हैं कि एक मिनी संविधान था, जो संविधान जो आज अपन देखते हैं उसी के रूप में ये एक ढांचा जो है वो पेश किया गया था। सॉरी, अब इसमें सबसे बड़ा इन्होंने जो चेंजेस किया था वो चेंज ये किया था कि प्रांतों में जो है वो द्वैध शासन है वो समाप्त किया जाएगा। तो सबसे पहली बात इन्होंने जो की वो ये की थी कि प्रांतों में द्वैध शासन नहीं होगा।
जो 1909 में लागू किया गया था, उस द्वैध शासन को समाप्ति कर दी। द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति की और इसी द्वैध शासन को केंद्र में लागू किया। केंद्र में द्वैध शासन शुरू किया, यह कह सकते हैं द्वैध शासन शुरू किया। हालांकि वो अलग बात है कि ये कभी लागू नहीं रहा, लागू हुआ ही नहीं, केवल नाम मात्र का बन के रहा, लागू नहीं हुआ। यानी उन्होंने विचार जरूर दिया था कि प्रांतों में द्वैध शासन है उसको खत्म कर दिया जाए और केंद्र में वो द्वैध शासन को लागू किया जाएगा, लेकिन ऐसा विचार, ऐसी बातें केवल कहने पर रह गई, उसको कभी लागू किया भी नहीं। फिर उन्होंने जो विषय थे उस विषय को उन्होंने बांट दिया। तो विषय को बांटा कैसे? दो विषय में बांटा। एक तो लिखे आरक्षित विषय, इसको रिजर्व भी कह सकते हैं, और एक रखे अपने हस्तांतरित, हस्तांतरित विषय। यानी समझने के दृष्टिकोण से अपन ये कह सकते हैं कि आरक्षित विषय वो विषय होते थे जो केवल और केवल अंग्रेज अधिकारियों के पास में रहेंगे, उन्हीं पर उनका विषय रहेगा, वही बात कर सकते हैं किसी और हस्तांतरित विषय ऐसे विषय जो दूसरे को दिए जा सकते हैं, दूसरे उस पर बात कर सकते हैं, वो सारी चीजें। तो उन्होंने विषय को है वो दो भागों में बांट दिया और फिर कुछ शक्तियां थी, उस शक्तियों का उन्होंने कर दिया है वर्गीकरण कर दिया। तो वर्गीकरण कैसे किया? तो वर्गीकरण क्या है वो तीन भाग में किया, जिसको अपन कह सकते हैं संघीय सूची, प्रांतीय सूची और एक जो रखी थी दोनों की मिली जुली वो है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, इन तीन विषय में उन्होंने डांट के, इसको अपन कह सकते हैं संघ सूची, राज्य सूची भी कह सकते हैं, और इसको समवर्ती सूची के नाम से ही जाना जा सकता है। इसमें जो विषयों की संख्या थी वो 59 थी, इसमें 54 थी, और इसमें जो विषय की संख्या थी वो 36 थी। यानी अंग्रेजों ने अपनी शक्तियों का है वो बंटवारा कर दिया, और शक्तियों का बंटवारा तीन रूप में किया। एक तो किया केंद्रीय विषय के संदर्भ में, जिसको संघीय सूची कह सकते हैं, फिर किया प्रांतीय सूची के संदर्भ में, जिसको प्रांतीय सूची के नाम से जाना जा सकता है, और समवर्ती सूची। ऐसे विषय जिस पर केवल और केवल केंद्र सरकार है वो कानून बना सकते थे, वो ऐसे 59 विषय थे, 59 विषय थे, जिसको संघीय सूची या संघ सूची के नाम से जाना जा सकता है। ऐसे विषय जिस पर केवल और केवल प्रांत के सरकार का या प्रांतों का अधिकार रहा था, प्रांत उस पर विषय बना सकते थे, वो सारे के सारे हैं वो राज्य सूची में सम्मिलित किए गए। और कुछ ऐसे विषय जिन पर प्रांत और केंद्र दोनों मिलकर अपने हिसाब से उस पर कानून बना सकते हैं, वो कहलाए समवर्ती सूची के विषय कहलाए, और वो ऐसे विषयों की संख्या थी वो है 36 थी। तो इस तरह से 1935 के अधिनियम में उन्होंने शक्तियों का बंटवारा कर दिया और आरक्षित और हस्तांतरित विषयों का बंटवारा कर दिया। साथ में उन्होंने कहा कि जो विशेष शक्तियां होगी वो गवर्नर के या वायसराय के हाथ में रहेगी। तो विशेष शक्तियां में अपन आप समझ सकते हैं, जैसे कि बारूद का है, आयुध का है, सेना का है, ये सारी की सारी वो जनरल गवर्नर के पास में रहेगी। विशेष शक्तियां गवर्नर जनरल के पास रहेगी। ये सामान्य शक्तियों के साथ में अपन को नहीं रह सकते हैं। साथ ही उन्होंने न्यायपालिका के संदर्भ में एक बात भी कही, और उन्होंने एक संघीय न्यायालय की स्थापना की थी। यहीं पर उन्होंने संघीय न्यायालय की स्थापना की, और संघीय न्यायालय का जो कार्यालय रखा वो रखा गया दिल्ली, संघीय न्यायालय।
जिसको अपन केंद्रीय न्यायालय के संदर्भ में भी कह सकते हैं। और इसके जो पहले न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे वो न्यायाधीश के सर मॉरिस ग्लेवर, सर मॉरिस ग्लेवर। तो ये संघीय न्यायालय है वो दिल्ली में स्थापित किया और इसके पहले न्यायाधीश बनाए थे सर मॉरिस ग्लेवर, प्रथम न्यायाधीश थे ये। और देश आजाद होने के बाद यानी स्वतंत्र भारत के पहले न्यायाधीश, स्वतंत्र भारत के प्रथम न्यायाधीश बने थे वो हीरालाल जी कन्या। प्रथम न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल कन्या। तो यहां अपने को याद रखने या ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि पहली बार अगर संघीय न्यायालय या कह सकते अपेक्स कोर्ट की स्थापना हुई थी वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी, जो 1774 में कोलकाता के फोर्ट विलियम्स नामक स्थान पर अपेक्स न्यायालय की स्थापना की गई थी और उसके पहले न्यायाधीश थे एलिजा इम्फे। दूसरी बार अगर न्यायालय की बात हुई है तो संघीय न्यायालय के रूप में स्थापना हुई और दिल्ली में हुई थी और इसके मुख्य न्यायाधीश है सर मॉरिस ग्लेवर। और उसके बाद देश आजाद हो जाता है तो जो न्यायालय होता है वो दिल्ली में रहता है, लेकिन उस स्वतंत्र भारत के पहले न्यायाधीश जो नियुक्त किए गए थे उनका नाम था हीरालाल कन्या। तो यह प्रश्न को देखना है और उसी के संदर्भ में अपने को जानना है कि सारी चीजें किस तरह से बनती रहती हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसी के संदर्भ में उन्होंने बर्मा को भी भारत से अलग कर दिया था। तो बर्मा को भारत से अलग कर दिया था और वो बर्मा भारत से अलग हुआ था, हालांकि बर्मा को अलग किया गया था वो 1937 में किया गया। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, हालांकि इसका प्रावधान है वो 1935 में लिया था। उसी के साथ साथ में आरबीआई की स्थापना भी की थी, आरबीआई की स्थापना। और ये आरबीआई है वो अपने जो भारत में काम कर रही है वो 1 अप्रैल 1935 से कर रही है। तो 1 अप्रैल 1935 से आरबीआई है वो भी काम कर रही हैं और तब से लेके अब तक ये सारी की सारी चीजें वो चल रही हैं। तो इस तरह से 1935 के अधिनियम में उन्होंने थोड़ा सा बदलाव किया और भारतीय जनता को है वो सुपुर्द किया। इसी 1935 के अधिनियम पर अपने पूर्व प्रधानमंत्री माननीय जवाहरलाल नेहरू ने कमेंट किया था और वो ये कहा उस समय कि ये केवल और केवल एक दास्ता का नया अधिकार पत्र है। क्या कहा? दास्ता का नया अधिकार पत्र है। और उसके साथ एक कमेंट उन्होंने और किया था और वो ये था कि ये अनेक ब्रेकों वाली यानी ऐसी गाड़ी है जिनके ब्रेक ही ब्रेक हैं और इंजन भी नहीं है, तो ये गाड़ी कैसे चलेगी? यानी अनेक ब्रेकों वाली बिना इंजन की ये गाड़ी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस पर कमेंट किया, वो कमेंट इस तरह से है। पंडित नेहरू ने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा, के अधिनियम के बारे में यह दास्ता का नया अधिकार पत्र है। सॉरी, यह अनेक ब्रेक वाली बिना इंजन की गाड़ी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 कमेंट किए हैं कि यह जो 1935 का अधिनियम है ये दास्ता का नया अधिकार पत्र है, साथ ही ये अनेक ब्रेक वाली और बिना इंजन की एक गाड़ी है, इसके अलावा मात्र यह कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से 1935 के अधिनियम में उन्होंने कमेंट किए और ये है जो परीक्षा में कई बार एग्जामिनर के द्वारा पूछे भी जाते हैं, तो अपने को याद रखने हैं। ये था 1935 का अधिनियम। उसके बाद
देश की आजादी में बहुत सारे परिवर्तन हो जाते हैं, चेंजेस हो जाते हैं, और फाइनली ये 1947 का एक स्वतंत्रता अधिनियम लागू कर देते हैं और भारत को है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है वो दे दी जाती है। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि स्वतंत्रता के पूर्व एक संविधान का जो निर्माण है वो किस तरह से होता है। अब तक की क्लास में अपन ने जो पढ़ा है वो एक संवैधानिक विकास का एक यात्रा क्रम था कि किसी भी संविधान की, या ये कह सकते हैं भारत के संविधान की जो विकास यात्रा है वो कहां से शुरू हुई थी। तो संविधान की विकास यात्रा हुई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, और तब से लेके 1935 के अधिनियम तक एक विकास यात्रा पर मान सकते हैं। फिर देश की राजनीति में जो परिवर्तन होता है उसी परिवर्तन के संदर्भ में एक मिशन आता है, उसका नाम होता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन से पूर्व भी एक मिशन आता है, वो आता है क्रिप्स मिशन, और इस क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन की रूपरेखा के आधार पर भारत का संविधान का है वो निर्माण होना शुरू हो देता है। तो नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण, यानी संविधान का जो निर्माण है वो किस तरह से होता है। जो अब तक पढ़ा हालांकि वही उसी का पार्ट है, लेकिन वो एक संवैधानिक विकास यात्रा थी जिसको अपन ने समझा है वो करना जरूरी समझता थे, क्योंकि अपन इसको समझना ठीक रहता है। अब अगर इसकी बात करते हैं निर्माण की, तो सबसे पहले संविधान की जो मांग की गई थी वो मांग किसने की गई थी। तो संविधान की मांग करने वाले व्यक्ति थे तिलक महोदय थे। तो संविधान की सर्वप्रथम मांग करने वाले व्यक्ति, संविधान की मांग करने वाले व्यक्ति हैं तिलक महोदय। संविधान की मांग तिलक महोदय ने की थी, और ये जो मांग की गई थी वो 1895 में की गई थी। थोड़ा सा अपन बैक भी कुछ पॉइंट को लेकर चलना पड़ेगा और चल रहे ताकि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर जो परिवर्तन होता है या स्थितियां बनती हैं उसमें महात्मा गांधी को भी ये लग जाता है कि वास्तव में अपना संविधान होना जरूरी है। तो 1922 में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होना जरूरी है। कब कहा था? 1922 में। तो 1922 में गांधी जी ने कहा में गांधी जी ने कहा भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। इच्छा अनुसार होगा। तो बात सही भी है कि अपने भारतीयों का संविधान, यानी अपने घर की जो बात होती है वो अपन करेंगे, दूसरे क्यों करेंगे। तो भारत के लोग हम हैं और हमारे संविधान की बात हम ही करेंगे, आप कौन होते हो कहने वाले। तो ये बिल्कुल अच्छी बात है। तो महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही होना चाहिए। फिर यही बात जब आगे चल रही थी तो 1924 में मोतीलाल जी नेहरू ब्रिटेन के लोगों, ब्रिटेन अधिकारियों से कहते हैं कि हमें संविधान सभा के है वो निर्माण की बात करनी जरूरी है। तो 1924 में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की बात कही गई थी। कब कही गई थी? 1924 में। तो 1924 में मोतीलाल जी नेहरू ने संविधान सभा के निर्माण की बात कही। सभा के निर्माण की बात कही। यानी ब्रिटिश के सामने ये बात रखी गई कि संविधान का निर्माण है वो होना चाहिए, एक सभा के मार्फत भी होना जरूरी है। तो ब्रिटिश लोगों ने कहा ठीक है, आपकी बात अच्छी है, सही बात है, हम कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या आप ये विचार कर सकते हैं? तो मोतीलाल जी नेहरू ने कहा बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। तो उन्होंने एक कमेटी बनाई
और उस कमेटी का नाम दे दिया, जिसके अध्यक्ष थे मोतीलाल जी, तो उस कमेटी का नाम दे दिया नेहरू कमेटी, नेहरू समिति। और नेहरू समिति ने एक रिपोर्ट पेश की 1928 में, वो कहलाई नेहरू रिपोर्ट। 1928 में एक रिपोर्ट पेश की और उस रिपोर्ट का नाम हो गया नेहरू रिपोर्ट। तो 1928 में एक रिपोर्ट आ जाती है जिसका नाम है नेहरू रिपोर्ट। और उस नेहरू रिपोर्ट का भी कहीं न कहीं संविधान में है वो जिक्र आज भी है, तो इसको वो मान सकते हैं। और संविधान सभा के गठन की अगर बात की जाती है तो ये बात की जाती है 1934 में एक व्यक्ति के द्वारा, जिसका नाम है मानवेंद्र नाथ रॉय है। तो कह सकते हैं संविधान सभा के गठन की मांग संविधान सभा के गठन की मांग तो ये की थी 1934 में M.N. रॉय के द्वारा, और इनका पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ रॉय। यानी 1934 में मानवेंद्र नाथ रॉय कहता है कि संविधान सभा का गठन होना जरूरी है और उसी के आधार पर जो संविधान है वो निर्मित किया जा सकता है, संविधान की रूपरेखा है वो बनाई जा सकती है। तो इस तरह की जो बातों से है वो संविधान के लिए कहीं की बात की जाती है। अब देखते हैं कि 1939 में एक द्वितीय विश्व युद्ध वो शुरू हो जाता है और द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों को भारतीय सेना की जरूरत होती है। तो भारतीय सेना के लिए अंग्रेज है वो एक प्रपोजल लेके आते हैं और वो प्रपोजल है वो लॉर्ड लिन लिथियो के द्वारा लाया जाता है। उन्होंने कहा कि आप हमें सैनिक सहायता दीजिए, हम आपका संविधान का निर्माण करेंगे। और ये बात है वो रखी जाती है, और ये बात रखी जाती है 8 अगस्त 1940 को। तो ये कहलाता है अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। और अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिन लिथियो द्वारा है वो स्वीकार कर लिया जाता है। तो नेक्स्ट अब बात करते हैं अगस्त प्रस्ताव की। अगस्त प्रस्ताव, और ये अगस्त प्रस्ताव आता है 8 अगस्त 1940 लॉर्ड लिन लिथियो, लॉर्ड लिन लिथियो और लॉर्ड लिन लिथियो द्वारा प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है, द्वारा प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। तो ये कहीं के अपने लिए भी उचित मान सकते हैं। उसी के बाद अपन देखते हैं तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन भी छिड़ जाता है। इन सभी बातों को देखते हुए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो होते हैं वो विंस्टन चर्चिल, वो कहीं न कहीं भारतीयों के संदर्भ में बात करते हैं और ब्रिटिश कॉमन सभा में कहते हैं कि युद्ध कैबिनेट में भारतीयों के लिए एक योजना बनाना जरूरी है, हम योजना बनाने के एक मत है। और उसी बात को लेके वो एक मिशन भेजते हैं जो उसका नाम होता है क्रिप्स मिशन। और क्रिप्स मिशन को यहाँ पर भारत में है वो स्वीकार संविधान बनाने का काम सौंपा जाता है। तो क्रिप्स मिशन भारत में आता है और संविधान बनाने की बात करता है। तो मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत में आता है। एक क्रिप्स मिशन भारत में आता है, लेकिन बात यह आती है कि उस मिशन के भारत आगमन के समय मुस्लिम लीग है वो नाराज रहता है और मुस्लिम लीग ये कहता है कि आप हमारे लिए भी संविधान बनाओगे, एक अलग देश बनाओ पाकिस्तान, और पाकिस्तान के लिए संविधान बनाओ। क्रिप्स मिशन कहता है कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हमारा काम अलग से संविधान बनाने का नहीं है, हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो वो उसकी मांग को है वो ठुकरा देता है। जब ठुकरा देता है और वापस चला जाता है तो उसके बाद एक मिशन आता है जिसका नाम है कैबिनेट मिशन, और 3 सदस्यीय दल कैबिनेट मिशन है वो भारत में आता है। तो नेक्स्ट आता है अपना कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कौन आता है? कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन आता है 1946 में भारत आता है। ठीक है, और ये जो है कैबिनेट मिशन भारत में आता है, 3 सदस्य होते हैं जिसका नाम है लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और सर स्टेफर्ड क्रिप्स। 3 सदस्य होते हैं जिनका नाम है लॉर्ड पैट्रिक
लॉरेंस, और ये इसके अध्यक्ष भी होते हैं, तो ये अध्यक्ष की भूमिका में निभाते हैं। ए वी अलेक्जेंडर, ये इसके सदस्य होते हैं। स्टेफर्ड क्रिप्स, तो ये तीनों आते हैं और भारत में एक स्थिति का जायजा लेने के बाद एक मिशन की घोषणा कर सकते हैं या कह सकते हैं बात रखते हैं, और वो बात या मिशन जो रखा जाता है उसको कहा जाता है कैबिनेट मिशन। और ये जो घोषणा की जाती है वो 16 मई 1946 16 मई 1946 को 1946 को कैबिनेट द्वारा एक घोषणा की जाती है। घोषणा की जाती हैं वो कैबिनेट मिशन कहलाती हैं। तो इस तरह से उन्होंने घोषणा की, और कैबिनेट मिशन या कैबिनेट मिशन योजना भी कह सकते हैं, कैबिनेट मिशन योजना के नाम से भी जाना जा सकता है, तो कैबिनेट मिशन योजना के नाम से जानी जाती है। और क्या कहता है कैबिनेट? कैबिनेट ये कहता है कि भारत की जो स्थिति है, भारत का जो भौतिक धरातल है, भारत में जो स्टेट बने हुए हैं उसके आधार पर इसको है वो 3 स्तर में माना जा सकता है, 3 स्तर आधार बनाया जा सकता है। जैसे कि भारत के जो जनता है या भारत में जो लोग रह रहे हैं वो 3 स्तर पर रह रहे हैं। कुछ तो है वो ब्रिटिश प्रांत के संदर्भ में है, ब्रिटिश प्रांत, और कुछ है वो देसी रियासत में है, यहाँ की जनता देसी रियासतों के संदर्भ में भी रह रही है। और कुछ ऐसे प्रदेश है जो चिप्स कमिश्नरी के नाम से भी जाने जाते हैं। तो ये 3 तरह की स्थितियां बनी हुई हैं, यानी देश की 3 तरह की स्थितियां, तीनों को अलग अलग अपने रूप में ले सकते हैं। तो उस समय ब्रिटिश प्रांतों की जो संख्या थी वो 292 के आसपास थी, देसी रियासत की जो संख्या थी वो 93, और चिप्स कमिश्नरी की बात करते तो वो 4 थी। ऐसे करके इनकी कुल संख्या हो रही थी 389। तो कैबिनेट मिशन ने कहा, योजना बनाई, उस योजना में एक कहा कि भारत की जो स्थिति है उसको 3 आधार पर बांट सकते हैं त्रिस्तरीय संरचना में, जिसमें ब्रिटिश प्रांत है जिसकी संख्या है 292, देसी रियासत जिनकी जनसंख्या 93, और चिप्स कमिश्नरी जिसकी संख्या है वो 4 है। इस तरह से बनेगी। अब चिप्स कमिश्नरी क्षेत्र की बात करते हैं तो किस किस स्थान पर था इसको अपन समझ लेते हैं। एक तो था अपना दिल्ली, दूसरा था कुर्ग, तीसरा था बलूचिस्तान, और चौथा अपन बात करते तो वो था अजमेर मेरवाड़ा। ये 4 स्थान जो ऐसे थे, ये 4 स्थान है वो चिप्स कमिश्नरी के नाम से जाने जाते थे। बाकी देसी रियासत जो है वो 93 थी, और ब्रिटिश प्रांत है वो 292 थे। और इस तरह से उन्होंने कहा कि इन लोगों को अपन साथ में लेके एक कैबिनेट का गठन कर सकते हैं, और एक इलेक्शन सभा का गठन करके अपने संविधान का एक रूप है वो दे सकते हैं, संविधान का निर्माण कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब इस तरह से अपने को काम करना है। तो फिर उनके सामने ये स्थिति बन जाती है कि अपन इलेक्शन किसका करवाए। तो इलेक्शन करवाने के लिए उन्होंने ब्रिटिश प्रांत का इलेक्शन करवाया। ब्रिटिश प्रांत जिसके सदस्य थे 292, और चिप्स कमिश्नरी क्षेत्र उनकी सदस्य संख्या थी 4। ऐसे करके 296 यानी 296 स्थानों को लेकर इलेक्शन हुए, और देसी रियासत के सदस्यों को उन्होंने मनोनीत किया। देसी रियासत जो भी थे, उनके जो भी सदस्य थे, देसी रियासतों को
मनोनीत किया। इस तरह से उन्होंने है वो चुनाव करवाए। अब चुनाव का जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट के आधार पर देखा जाए तो रिजल्ट की स्थिति ये रही कि सबसे अधिक जो सीटें मिली, वो सबसे ज्यादा सीटें मिली वो मिली कांग्रेस को। ठीक है, कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें मिली और वो मिली 208 सीटें। 208 सीटें कांग्रेस को मिली। मुस्लिम लीग को मात्र मिली 73। मुस्लिम लीग को जो सीटें मिली वो मिली मात्र और मात्र 73। तो मुस्लिम लीग है उससे नाराज हो गया कि बोले मुझे इतनी सीटें कैसे मिली, मैंने तो उन्होंने उसका एक तरह से विरोध कर दिया कि हम है वो संविधान सभा के निर्माण के साथ में नहीं है। इस तरह से स्थिति बन जाती है। अब इसके फैक्ट कुछ है वो अपन देखते हैं, जैसे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है वो बंगाल से चुनाव लड़े, और ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने चुनाव कहां से लड़े, तो बंगाल से लड़े। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था महू में, महू एमपी में, और इनका संबंध है वो महाराष्ट्र से था। तो ये प्रश्न कहीं कहीं बनता ही है कि ऐसा महान व्यक्ति जो इधर से इधर, इधर से इधर रहा, तो इन्होंने कहां से चुनाव लड़ा था, तो पश्चिमी बंगाल से चुनाव लड़ा था। अब कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसा कौन व्यक्ति था जो साम्यवादी विचारधारा का था, तो एकमात्र एक ही व्यक्ति था जिसका नाम था सोमनाथ लाहिड़ी। सोमनाथ लाहिड़ी, और सोमनाथ लाहिड़ी जो थे ये एकमात्र साम्यवादी थे, इन्होंने इलेक्शन जीता था। यही कहीं सोमनाथ लाहिड़ी के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी ने चुनाव नहीं लड़ा, इनके साथ एक जयप्रकाश नारायण, उन्होंने भी चुनाव नहीं लड़ा, और तेज बहादुर सप्रू, इन्होंने भी चुनाव नहीं लड़ा। इन तीन व्यक्ति बहुत ही ऐसे थे जिन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, महात्मा गांधी, तेज बहादुर सप्रू और राम जयप्रकाश नारायण। महात्मा गांधी, तेज बहादुर सप्रू और जय प्रकाश नारायण, इन तीनों व्यक्तियों ने चुनाव नहीं लड़ा। तो ये परीक्षा में कभी भी प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने चुनाव नहीं लड़ा या लड़ा, तो इसमें अपने को ध्यान रखना कि तीन व्यक्ति जो थे इन्होंने चुनाव है वो बिल्कुल भी नहीं लड़ा था। इस तरह से चुनाव हुए और संविधान सभा का निर्माण हुआ। यह ध्यान रखने वाली बात है कि एक मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी वो संविधान सभा में है वो भाग नहीं लिया, उन्होंने संविधान सभा में उनके वो चुने ही नहीं गए थे। तो ये भी एक फैक्ट माना जाता है, तो इनको भी अपने को याद रखना है। अब हम बात करते हैं कि संविधान सभा है वो अपनी कार्य प्रणाली करने जा रही थी, तो कार्य प्रणाली उन्होंने किस तरह से की, तो देखते हैं कार्य प्रणाली। यानी कहीं न कहीं संविधान सभा का निर्माण हो चुका था और आगे बढ़ने की बात कर रहे थे, उनका काम शुरू करें। तो काम शुरू करने के लिए उन्होंने जो तय किया तो उसके लिए बैठक हुई, और संविधान सभा के लिए जो पहली बैठक हुई थी, प्रथम बैठक, वो हुई थी अपने 9 दिसंबर 1946 को। 1946 को पहली बैठक हुई। अब पहली बैठक हुई तो सभी सम्मानित लोगों के सामने प्रश्न ये था कि इस बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। तो अध्यक्षता हेतु उन्होंने विचार किया कि अपने बीच एक वयोवृद्ध उम्रदराज व्यक्ति हैं, उनको अपन एक अध्यक्ष बना दे, और उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। तो यहाँ पर बैठक में उन्होंने अध्यक्ष बनाया, और ये अध्यक्ष टेम्परेरी बेसिस पर था, तो इसको अध्यक्ष या फिर कह सकते हैं अस्थायी अध्यक्ष भी कहे तो कोई बुराई नहीं है, अस्थायी अध्यक्ष
और वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। और इन्हीं के साथ में उपाध्यक्ष के तौर पर दो व्यक्तियों को नियुक्त किया गया। तो उपाध्यक्ष थे फ्रैंक एंथोनी और एक थे वी.टी. कृष्णमाचारी। वी.टी. कृष्णमाचारी। और इन तीनों को नियुक्त करने के बाद बैठक की कार्रवाई है वो प्रारंभ की गई और उन्होंने आगे बात की। लेकिन इस बैठक में मुस्लिम लीग ने मना कर दिया कि हम इसके साथ में नहीं बैठेंगे। तो मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया, या ये कह सकते हैं अस्वीकार किया, ठीक है, कि हम इसकी बैठक में भाग नहीं लेंगे, हम इसका बहिष्कार करते हैं, अस्वीकार करते हैं और अलग पाकिस्तान की जरूरत है, हमें तो अलग से पाकिस्तान की बात करें। तो मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया और अलग पाकिस्तान की मांग की, अलग पाकिस्तान की मांग की। तो मुस्लिम लीग यहां से हट जाता है, वो साथ में नहीं आता है। तो फिर ये बात आती है कि भाई कितने लोगों ने इस बैठक में हिस्सा लिया होगा, तो ये भी बात इंपॉर्टेंट होती है। तो कुल 207 लोगों ने इस बैठक में भाग लिया था। पहली बैठक में 207 लोगों ने भाग लिया, जिसमें 10 महिलाएं भी थी। 10 कितनी थी? महिलाएं थी। हालांकि ध्यान रखने वाली बात है कि संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं वो चुनी गई थी, लेकिन पहली बैठक में भाग लेने वाली महिलाओं की संख्या अगर देखा जाए तो 10 ही थी, 10 उन्होंने भाग लिया था। अब बात करते हैं दूसरी बैठक की। तो दूसरी बैठक जो है वो ठीक 2 दिन बाद हुई थी, यानी 11 दिसंबर को हुई थी। तो 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई। अब इस बैठक में उन्होंने स्थायी अध्यक्षता के बारे में बात की कि अपना जो एक अध्यक्ष है वो स्थायी बन जाए। तो इसमें अध्यक्ष बनाया गया, स्थायी अध्यक्ष वो बनाया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। साथ में उपाध्यक्ष की भी जरूरत थी, तो उन्होंने उपाध्यक्ष बनाया एच.सी. मुखर्जी, जिसका पूरा नाम है हरिश्चंद्र मुखर्जी। तो उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी, हरीश चंद्र मुखर्जी, इनको बनाया उपाध्यक्ष। और साथ में एक व्यक्ति संवैधानिक सलाहकार के रूप में भी नियुक्त किया गया, संवैधानिक सलाहकार। संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त करने वाले व्यक्ति थे B.N. राव, बेनेगल नरसिंह राव, बेनेगल नरसिंह राव, ये है वो संवैधानिक सलाहकार, इनको नियुक्त किया गया था। इस तरह से दूसरी बैठक में बात है वो कंप्लीट हुई। अब ठीक उसके बाद तीसरी बैठक हुई थी, और तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को हुई। और इस तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए गए थे, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए, और वो पेश किए गए थे पंडित जवाहरलाल के नेहरू द्वारा पेश किए। और ये पेश करने वाले व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू। तो ध्यान रखना, यहां से हम कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि संविधान सभा की बैठक कब कब हुई। तो 3 बैठकों का इंपॉर्टेंस अपने को ध्यान रखना है। पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, ठीक है। और उसके साथ में फ्रैंक एंथोनी और वी.टी. कृष्णमाचारी उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त थे। उसमें 207 सदस्य ने भाग लिया, जिसमें 10 महिलाएं थी। हालांकि संविधान सभा से 15 महिलाएं हैं वो चुनी गई थी, लेकिन 10 ने ही भाग लिया। मुस्लिम लीग ने पहली बैठक में ये कह दिया कि हमें इस बैठक में भाग नहीं लेना है,
हमें अलग पाकिस्तान की जरूरत है। उन्होंने बैठक का क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया। बैठक का क्रम आगे चलता है और उसके ठीक 2 दिन बाद दूसरी बैठक हो जाती है और वो होती है 11 दिसंबर 1946 को। उस बैठक में स्थायी अध्यक्ष के तौर पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया जाता है, उपाध्यक्ष के तौर में एस.सी. मुखर्जी को नियुक्त किया जाता है और एक संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव को भी नियुक्त किया जाता है, जिनका पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव। इस तरह से 2 बैठक हो जाती है और तीसरी बैठक जब होती है तो उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू है वो उद्देश्य प्रस्ताव है वो पेश किए जाते हैं और फिर कहते हैं कि संविधान सभा की जो है वो कार्य प्रणाली उसको आगे किया जा सकता है। तो इस तरह से सारी की सारी चीजें हैं वो चलती रहती है। और इस संविधान सभा की अगर अपन देखा जाए तो कुल 12 अधिवेशन हुए थे, कुल 12 अधिवेशन हुए, कुल अधिवेशन है वो 12 थे और जिसमें लगभग 167 बैठक हुई थी, जिसमें 167 बैठकें हुई। इस तरह से अपने संविधान का क्रम है वो चलता रहा और फाइनली 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो चुका था। हालांकि उस दिन आंशिक रूप से लागू हुआ और पूर्ण रूप से लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और इसकी अंतिम बैठक की बात करते हैं तो अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी को। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को बैठक हुई, जिसमें 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए, 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। इस तरह से अपने भारत के संविधान का एक निर्माण है वो होता है और निर्माण पूर्ण रूप से हुआ, जिसका लाभ आज आप में और अपन सब देशवासी हैं वो ले रहे हैं और चल रहा है। तो आज के टॉपिक में अपन इतनी बात करते हैं, कल आगे इसी क्रम में अपन बात करेंगे। आपने मेरी बात को सुना, समझा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। मेरा प्रयास रहेगा कि आपके प्रश्नों का मैं जवाब दे सकूं। धन्यवाद।